हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो 80 to 90% सिलेबस भी आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये कोई रैंडमली पिक्ड क्वेश्चंस नहीं है। ये क्वेश्चंस ओवर द ईयर्स बार बार आपके क्वेश्चंस में आए, यानी कि PYQs है ये आपके बेसिकली। ठीक है, तो हर एक यूनिट से जो है क्वेश्चन लिया गया है, तो एक ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है यूनिट की आपको हो जाएगी। बाकी मैं एक बार रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप जो है हर एक चैप्टर की समरी ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, एक बार अगर थोड़ी बहुत समरी पता होगी तो क्वेश्चन अगर आपको डिटेल में भी कुछ नहीं पता तो एटलीस्ट आप अंदाज़ा लगा के कहीं से भी आंसर लिख पाओगे। ठीक है, जैसा आप सब जानते हो दैट वीडियो तो हमारी सबसे होती है, लेकिन हम आपको ना एक स्पेशल गिव अवे ऑफर भी प्रोवाइड करते हैं। गिव अवे ऑफर क्या कहता है कि वीडियो के दौरान कहीं पे भी मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस का बिल्कुल सही और जो है सबसे जल्दी जवाब देगा कमेंट सेक्शन में, उन सबको ये जो नोट्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स पे नहीं करना चाहता है, जिसको बिल्कुल फ्री नोट्स चाहिए, जिसको विनर बनना है फर्स्ट, हाँ, लिमिटेशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं जिनको बिल्कुल पैसे नहीं देने, विनर सिर्फ 3 होने वाले हैं। सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, तो स्पीड बहुत मैटर करती है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में जवाब दे देगा वो जो है इस प्राइज़ को ले सकता है। विनर्स को अनाउंस किया जाएगा व्हाट्सएप चैनल पर एंड टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाँ, और जो स्टूडेंट्स नहीं विन कर पाते हैं, जो तीन ये क्वेश्चंस को नहीं आंसर कर पाते हैं, उन्हें ज़्यादा जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए एक स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफ़र जो है वो बनाया गया है। वो क्या कहता है कि अगर आप एक नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप एक स्टूडेंट फ्रेंडली अमाउंट 45 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हो। जब आप एक से ज़्यादा नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप 40 रुपीज़ पर नोट्स दे सकते हो। ठीक है, यानी कि 40 रुपीज़ आप पे करोगे, ये डिस्काउंट है। और अगर आप 6 से 7 सब्जेक्ट्स का एक साथ कॉम्बो लेते हैं, तो अगर 6 लेना चाहते हैं तो 5 का आप पे करेंगे 40 रुपीज़ पर नोट्स, और एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 7 ले रहे हैं तो 6 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, ये कुछ हमारे आप सबके लिए ऑफर्स थे। वीडियो को अब हम शुरू करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ दैट मैं एक एक जैसे दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, राइट, कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदी में समझना है, कुछ ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में समझना है। मैं आपको एक आसान भाषा में मतलब समझाने वाली हूँ। ठीक है, आपने उसको बस ट्रांसलेट करना है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स अपना हिंदी के प्रॉपर डेफिनेशन, अपने प्रॉपर वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने उसको ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करके उस आंसर को लिख देंगे। ठीक है, मेरा काम यहाँ पर आपको बताना है आसान भाषा, ताकि आपको क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ सके। ठीक है, तो मेन काम जो है वो आपका है। आपने ही उस क्वेश्चन के आंसर को किस तरह लिखना है वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप सबका यहाँ पर एग्ज़ाम है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसकी उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करें। ठीक है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, डिस्कस इट्स ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट्स। व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, ओके, सेम क्वेश्चन है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता देती हूँ दैट एक आंसर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप जो है कुछ डिफाइन करेंगे, वो बाद में बताती हूँ। यह आएगा मेन बॉडी और यह आता है कंक्लूजन। देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर ना आपको सवाल के बारे में जो भी पता है वो लिख दो। आपको इंटरनेशनल के बारे में पता है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, जो भी पता है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में वो इंट्रोडक्शन में लिख दो। ठीक है, मेन बॉडी के अंदर आएगा जो सवाल पूछा गया है उसका सटीक आंसर देना है, कोई फालतू इधर उधर की बात आपने नहीं लिखनी है।
इंटरनेशनल रिलेशन क्या है ये डिस्क्राइब करो, और डिस्कस इट्स ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट, इसकी ओरिजिन्स और डेवलपमेंट्स क्या है ये आपने मेन बॉडी के अंदर बताना है। मेन बॉडी के अंदर स्ट्रिक्टली आपने आंसर लिखना है, कोई भी आपने फालतू की बात नहीं लिखनी है। कंक्लूजन के अंदर आप ये डिफाइन करेंगे कि आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या डिफाइन किया है, ठीक है। तो आप तीन जो है इन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यहाँ से एक तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा एक सिस्टमेटिक वे में दिखता है, दैट अगर आपका टीचर आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ना भी पढ़ पाए तो मेन बॉडी पढ़कर वो समझ जाएगा आपको क्या आता है। मार्क्स के लिए बेनिफिशियल होता है। एक होता है आपकी शीट जो है वो, देखो ऑब्वियस सी बात है, आपका 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 4 to 5 पेजेस तो एटलीस्ट करने पड़ेंगे ना, ठीक है। आपको अगर आंसर आता है आप एक पेज में भी लिखाओगे, लेकिन आपको उसके प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से क्या रहेगा, एक पेज आप इसका कर दोगे इंट्रोडक्शन का, 2 पेज आपके मेन बॉडी के हो गए, और 1 पेज आपका कंक्लूजन हो गया, तो 4 पेज हो जाएंगे, एंड आपको जो है वहाँ पे जो है बर्डन भी फील नहीं होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैं आपको नहीं समझाऊंगी, आप लोगों ने यहाँ से ये जो दिया गया है ये आइडिया के लिए है, आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखने के, ठीक है, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको मेन बॉडी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। मुख्य भाग व हाँ जी निष्कर्ष मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मुख्य भाग और निष्कर्ष मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको सिर्फ जो है हाँ जी सॉरी परिचय और निष्कर्ष मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, सॉरी परिचय और निष्कर्ष मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको सिर्फ मुख्य भाग पढ़ाऊंगी, ताकि जो मेन चीज़ है वो आप समझ पाओ। तो पहले क्वेश्चन की हम देखते हैं मेन बॉडी, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा, ठीक है। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह अध्ययन है, क्षेत्र है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक शक्तियों के बीच होने वाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य संबंधों की विश्लेषण किया जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट एनालाइज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मिलिट्री रिलेशंस अमंग डिफरेंट नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल पावर्स। देखो इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2 कंट्रीज़ का, ये कोई मान लो कि ये इंडिया है, ये है रशिया, ठीक है, जहाँ पर एनालाइज किया जाता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, सोशल स्टैंडर्ड्स क्या है, और मिलिट्री रिलेशंस क्या है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसे जो है ग्लोबल पावर भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स टॉपिक्स सच एज वॉर, पीस, कहाँ क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, वॉर, पीस, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रोड ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की उत्पत्ति, जी। The origin of international relation is closely linked with the development of nation-state system. After the Treaty of Westphalia in 1648, the concept of sovereign nation-state became stronger. जो ट्रीटी वेस्टफेलिया 1648 के अंदर हुआ था, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन नेशन स्टेट बिकेम स्ट्रोंगर। वहाँ से वहाँ से लोगों के मन का जो विचार था कि हमें एक जो है नेशन, मतलब कि अपनी रिलीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, या फिर जो है ना अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हमें जो है स्टेट्स चाहिए, ठीक है। जैसे आप आज भी देखते हो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको हिमाचली लोग ही मिलेंगे, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल के अंदर जम्मू के भी आए हुए हैं, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के लोग सभी आए हुए हैं, सब ने अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर अकॉर्डिंग एक स्टेट बना रखा है। इवन इन द एंशिएंट टाइम्स रिलैक्सेशन एग्जिस्टेड अमंग स्टेट्स इन फॉर्म ऑफ ट्रीट्स, वॉर्स एंड अलायंसेस। एंशिएंट टाइम्स यानी कि पुराने ज़माने के अंतर्गत भी existed among states in the form of true territories, wars and alliances. Alliances क्या मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखना।
आप जो है एक एक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एक वाई, कोई एक पर्सन वो वाई फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये इन दोनों की पहले बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन अब ये एक दूसरे से दोस्त बने हुए हैं ताकि एक दूसरे का फ़ायदा उठा सके। और ये चीज़ इनको पता है, तो वो अलायंस होता है कि भाई कुछ रिसोर्सेज इसके पास है, कुछ रिसोर्सेज इसके पास है, दोनों को मिला के कंप्लीट रिसोर्सेज हो गए, सो दे कैन फाइट विद थर्ड पार्टी that is against them. However, it is gained recognition as the independent discipline only after First World War. लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस काबू में कब आए हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी दिमाग ठिकाने आया था, ठीक है। अध्ययन विशेषण के रूप में अंतर्गत संबंध का विकास करें, ठीक है। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फॉर्मेटिव स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज रिलेशंस बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग पीस। देखो, ये इंटरनेशनल रिलेशन का आइडिया शुरू क्यों किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था भी लोगों की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो इन्होंने डिसाइड किया, तो उसी टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम पीस लेके आ सके, शांति लेके आई जा सके, ठीक है। इन 1919 द फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स के अंदर पहली कुर्सी यानी कि पहली अलायंस दो कंट्रीज़ के अंतर्गत बनाई गई थी। एट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एक्सपेंडेड फर्दर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब लोगों को पता चला कि फाइट करने से कितना नुकसान होता है, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें इसे और एक्सपैंड करना चाहिए, दूसरे देशों को भी हमें शामिल करना चाहिए। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द स्टडी ऑफ बैलेंस पावर कम्युनिज्म कैपिटलिज्म बिकेम प्रोमिनेंट इन द प्रेजेंट एरा। इस वर्तमान समय में वैश्वीकरण, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे मुद्दे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का हिस्सा है। इन द प्रेजेंट एरा इश्यूज सच एज ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन राइट्स हैव बीन बिकेम पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी के अंदर क्या क्या मेंशन किया जाता है? ग्लोबलाइजेशन कैसा हो रहा है, ठीक है, टेररिज्म किस तरीके से जा रहा है, क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमंस की कंडीशंस कैसी है, यही सब पता लगाया जाता है। दस द इंटरनेशनल रिलेशंस हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी। और इसी वजह से ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी भी इंटरनेशनल रिलेशंस को कहा जाता है। दूसरा सवाल, नव यथार्थवाद के शास्त्रीय यथार्थवाद के सिद्धांतों को कैसे संशोधित किया गया है, चर्चा कीजिए। हाउ हैज़ द न्यू रियलिज्म मॉडिफाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, डिस्कस। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। मेन बॉडी से हम शुरुआत करेंगे। हाँ जी, क्षत्रिय व्यर्थ की मुख्य विशेषताएं। द मेन थिंकर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म इज हांस मोरंगथू. His theory believes that international politics is driven by human nature. उनका ये मानना था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो है ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग चल रही है। ह्यूमन नेचर का यहाँ पे मतलब है दैट इफ़ दे फील लाइक बीइंग कॉल्ड टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड टू ईच अदर. Sometimes they are at each other's throats, sometimes they're just laughing and chatting whole day. मतलब उनका डेली बिहेवियर उनका बदल रहा है, इसीलिए वो इस बात को कह रहे हैं पावर इज़ कंसीडर्ड द फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. पावर को एक नेशनल इंटरेस्ट भी कहा गया है, क्योंकि अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ में चली जाए then it can distract you. War and conflict are understood as the nature's elements of international system. ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांक. अब ये इसका मूल्यांक क्या रहेगा? दिस अप्रोच इग्नोर्स मोरालिटी एंड आइडियलिज्म. मोरालिटी और आइडियलिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. इट अंडर एस्टिमेट्स द रोल ऑफ कोऑपरेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल वॉर्स. हाँ जी, ये जो है ये अंडर एस्टिमेट करते हैं. इट प्रेसेस ह्यूमन नेचर इन ओवरली नेगेटिव मैनर.
ठीक है. It neglects the economic, social and cultural factors. It does not give adequate importance to the emerging global issues with environment and human rights. बदावली वैश्विक समस्याओं जैसे पर्यावरण और मानवाधिकार में सूचित स्थान नहीं दिया जाता है. जब जो है रियलिस्ट अप्रोच को यहाँ पे यूज़ किया जाता है. एमर्जेंस ऑफ न्यू रियलिज्म इन मॉडिफिकेशन. नव यथार्थवाद का उद्देश्य और उसके संशोधन. The child proponent neorealism is Kenneth Walls. It shifted the focus from human nature to the structure of internal system. इन्होंने आके इंट्रोड्यूस किया कि तुम्हारे शरीर के अंदर भी कुछ चीज़ें हलचल कर रही होती है. The international system is considered anarchic where no supreme authority exists. जहाँ पर कोई भी सुप्रीम थ्रेट और अथॉरिटी नहीं होती है. अपने आप पे सुप्रीम अथॉरिटी कौन होती है? लोकल बेसिस पे पुलिस होती है. हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम पुलिस के पास जाते हैं. पुलिस से नहीं सॉल्व होती है फिर हम कोर्ट के पास जाते हैं. तो वहाँ पे कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. हाँ जी. बैलेंस ऑफ पावर इज सीन एज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टम्स स्ट्रक्चर नॉट मियरली ह्यूमन नेचर. सिस्टम का पर कंट्रोल लाने से क्या उन्हें पता चला कि पावर भी बैलेंस हो रही है. द बिहेवियर ऑफ टास्क इज एक्सप्लेन एज एन आउटकम ऑफ सिस्टमैटिक प्रेशर. डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड नॉन रियलिज्म, यानी कि नव यथार्थवाद का उद्देश्य और उसके संशोधन. ठीक है. सबसे पहला क्लासिकल रियलिज्म इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नेचर वेयर Neorealism is based on structural analysis. Neorealism का मानना है कि गलती करने से रोकी जा सकती है अगर उसको एक सही तरीके से किया जाए. लेकिन रियलिज्म कहता है कि भाई अपने नेचर पर डिपेंड करो. अगर तुम्हें लगता है ये चीज़ गलत जाएगी तो जस्ट लीव इट अलोन एंड यू जस्ट हैव टू गो. डोंट कंटेमिनेट योरसेल्फ विद नेगेटिव एनर्जी. ठीक है. Realism considers power as an end, while neorealism considers power as a medium to achieve security. Neorealism adopts a more scientific and objective approach. Neorealism जो है scientific approach रखता है और classical realism emphasizes the role of individuals, leaders, where no realism emphasizes the international system. Analyze the contributed neoliberalism in global addressing global challenges, and examine the major ideas of liberal thought as an approach to international relations. हाँ जी. तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस. मेन बॉडी से हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्य भाग से. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उदारवादी सोच की मुख्य प्रमुख अवधारणाएं. मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लिबरल थॉट्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस. Major contents of liberal thoughts in international relations. The liberal approach considers human nature to be fundamentally cooperative. Human का इंसान का नेचर है कि भाई वो आसानी से मान जाता है. ठीक है. It believes that the conflict is international politics is not inevitable. इनका मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का ख़राब होना कोई नई बात नहीं है. ठीक है. ऐसे ऑलरेडी हमने सोच के रखा हुआ था. इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स. जो इंटरनेशनल लॉ की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉलेज है, उन्होंने ऑलरेडी इनको जो है बहुत ज़्यादा स्टेट से निकाल दिया है. द किल लाइकलीहुड ऑफ वॉर बिटवीन डिमांड एंड स्लो सक्सेस और रेट इज स्लो. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रमोट्स पीस एंड स्टेबिलिटी. Concept and features of neoliberalism. Neoliberalism is the modern revised for the liberal ideology. It makes the thinkers are Robert Khane and Joseph Mee. It accepts the analytical international system but considers the cooperation possible. Institutions are seen as instruments of objectives of of emotional own slack rule making and trust building. Along with power, the calculator of benefit is given importance.
हाँ जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ नियोलिबरिज्म इन सॉल्विंग द ग्लोबल चैलेंजेस, वैश्विक चुनौतियों के समाधान में नवरत्ना के योगदान। ठीक है, हाँ जी, एक सेकेंड। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ नियो लिबरलिज्म इन सॉल्विंग द ग्लोबल चैलेंजेस, अब वो कौन कौन से ग्लोबल ऐसे चैलेंजेस थे, यानी कि वो एक कंट्री से नहीं बल्कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ की को फेस करने पड़ रहे थे नियो लिबरलिज्म की वजह से, नियो लिबरलिज्म की वजह से। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स सच एज क्लाइमेट चेंज। ये जो है ये प्रोमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कि आप सब जो है मिलकर यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द International Monetary Fund. Issues such as terrorism, pandemics, environmental crisis regarded as a shared problem. अभी अभी हमने जो है कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा एक फेज़ हमने पार किया है, एंड वो सिर्फ हमारे लिए नहीं था, वो एक इंटरनेशनल रिलेशन बन चुका था क्योंकि सभी उसकी तरफ आ रहे थे। The emphasis solution through the multilateral negotiations and treaties, it recognizes the role of non-stature actors such as NGOs and multinational corporations. ठीक है, फोर्थ रहेगा क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ लिबरल एंड नॉन लिबरल अप्रोचेस। अब क्रिटिकली हम इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, उदारवादी और नवदारूवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक विशेषणा। This approach sometimes exaggerates the possibility of cooperation. जितना cooperation expect किया होता है वो उससे ज़्यादा या कम हो सकता है, और कभी कभी ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा exaggerate कर देता है, यानी कि giving something more importance than it deserves. ठीक है, to underestimate the realities of power, politics and national interest. Not all states follow the rules equally. हर स्टेट का एक कुछ ना कुछ अलग रूल होता है। ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ निगलेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर स्टेट्स। तो फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू फेमिनिस्ट देयर challenges the traditional approach of international relations discuss. How does the feminist perspective on international relations redefine the concept of security? नारीवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पारंपरिक दृष्टिकोण को कैसे चुनौती दी जाती है, चर्चा करें। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मेन बॉडी से हम शुरुआत करेंगे, यानी कि मुख्य भाग। पहला है नारीवादी सिद्धांत की पृष्ठभूमि और आधार, बैकग्राउंड एंड द फाउंडेशन ऑफ ए फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है ये। कान खोल के सुन लो सभी स्टूडेंट्स, फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इट बिलीव्स दैट द ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशंस चॉइसेस हैव बीन मेल सेंट्रिक। ऐसा देख के ऐसा व्यतीत हो रहा है, ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिसेस जो थी वो सिर्फ मेल सेंट्रिक थी कि हम एक दूसरे का फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन वर इग्नोर्ड इन द लॉन्ग रन। नहीं, आखिर अभी तो दिखा दिया होता है दैट ओके वी केयर अबाउट यू, बट इन द लॉन्ग रन हाउ डू दे ट्रीट is what that matters. In it analyzes power and politics from a gender perspective. Challenges of traditional international relations approach. पारंपरिक अवधारित राष्ट्रीय संबंध दृष्टिकोण की दी गई चुनौती। An attempt to shift from state centric approach to a human centric approach. कितना ज़्यादा बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। Emphasis on social injustice and equality instead of war and power. ये कहते हैं कि war और पावर को छोड़ो, ठीक है, वो चीज़ करो एक साइड में, और सोशल जस्टिस को हम एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंस गिवन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलोंग विद द मिलिट्री सिक्योरिटी। जो इम्पोर्टेंस और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है सोशल वर्कर्स को, हाईलाइट्स द रोल ऑफ वुमेन इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर लेडीज़ का, हमारी लेडीज़ का क्या योगदान रहा है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। स्ट्रेस ऑन अ नेसेसरी जेंडर परस्पेक्टिव इन पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी का क्या यहाँ पे मतलब है दैट अ वुमन शुड मैरी, शी शुड लुक प्रिटी and then eventually have a child. This is what they mean by it. Feminist redefinition of the concept of security.
यानी कि सुरक्षा की अवधारणा की नारीवादी पुरमपरिभाषण भाषण, हाँ जी भाषण, सॉरी। सिक्योरिटी इज़ नॉट व्यूड ओनली इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर्स एंड आर्म फोर्सेस। सिक्योरिटी सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए या फिर बॉर्डर्स के लिए नहीं होती है। द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड वल्नरेबल ग्रुप इज प्लेस्ड इन द सेंटर। हमें किस किस चीज़ को बचाना चाहिए? विमेन, चिल्ड्रन एंड वल्नरेबल ग्रुप ऑफ द सेंटर। डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर बेस्ड ऑपरेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर कंसिडर्ड अ सिक्योरिटी लॉस। सिक्योरिटी इशू, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है। कौन सा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। आई एम श्योर आप सब अवेयर होंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, और अगर नहीं पता तो आप जाके सर्च कर देते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। जेंडर बेस्ड ऑपरेशन, जेंडर बेस्ड ऑपरेशन का मतलब होता है कि भाई दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, बट फॉर द सेम थिंग ही इज पेड 40,000 and she is paid 25. So she is just asking, what did I do wrong? Women's participation in the peace building in the regarded as essential. Women जो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती थी पीस लाने के लिए, उसको जो है मेंशन किया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इज स्ट्रेंथन्ड, ठीक है। कंट्रीब्यूटर्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव, अब उस चीज़ को कुछ प्रोटेस्ट भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इट हैज़ मेड इंटरनेशनल रिलेशंस मोर इंक्लूसिव, ये कहते हैं कि दैट फीमेल को इन्वॉल्व करने से हमारे जो हमारे लीडर्स हैं वो और ज़्यादा इंक्लूसिव हो चुके हैं। इट हैज़ ब्रॉडन द एंड ह्यूमनाइज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, और यहाँ से वो कहते हैं कि दे गेट टू नो द मीनिंग ऑफ अ वुमेन डूइंग वर्क, ठीक है। क्रिटिक्स आर्ग्यूज दैट हिज अप्रोच समटाइम्स बिकेम वेरी आइडियलिस्टिक। जो क्रिटिक्स का मतलब है पीपल हु हैव द नॉलेज ऑफ द थिंग यू आर मेकिंग। Viewing all global problems solely through a gender lens is not considered practice. हर एक जो है आर्ग्यूमेंट को विन करना just so you can satisfy your ego doesn't mean you are specially from that area, ठीक है। नारीवादी दृष्टिकोण पर योग्य की आलोचनाएं, ये हम कर चुके हैं। अब हम 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर प्रतिमान बहस और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके महत्व को समझाइए, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो अब हम मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। द मीनिंग ऑफ इंटर पैराडिम डिबेट, इसका मतलब क्या होता है? द इंटर पैराडिम डिबेट रेफर्स टू द इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस इन विच डिफरेंट थ्योरीज एंड परस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आर कंपेयर्ड एंड कॉन्टेस्टेड। ये इंटर पैराडिज्म जो डिबेट होती है, यहाँ पर अलग अलग जगह के मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, ठीक है, और वो दिखाते हैं। एक पर्सन कहता है दैट मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बट जो दूसरी कंट्री वो कहती है मेरे पास ज़मीन तो इतनी नहीं है बट मैं पैसा अच्छा खासा दे सकता हूँ। तो फिर वहाँ से दे एक्सचेंज गुड्स एंड दे मेक स्मॉल बिजनेसेस। This debate clarifies that there is no longer single or exclusive way to understand the international politics. Major dimensions of the inter-paradigm debate, ठीक है। अंतर प्रतिमान बहस के प्रमुख आर्य, रियलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म डिब्यूट, उसने कहा कि डिब्यूट करते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरीज वर्सेस क्रिटिकल पोस्ट मॉडर्न theories, a state-centric approach versus the society and the individual-centric approach. Power and security must identify cultural and ideology. अब तक देखा कि दोनों को डिफरेंट किया गया था, बट दिस इज समथिंग दे शेयर द सेम वैल्यू। दोनों की यहाँ पर एक ही राय है। These depths have enriched the study of international relations, ठीक है। Significance of the inner paradigm debate in the इंटरनेशनल रिलेशन, इट हाईलाइट्स द लिमिटेशंस ऑफ वेरियस थ्योरीज। यहाँ से हाईलाइट किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर प्रतिमान बहस का परिचय करें, ठीक है। इट प्रमोट्स द plurality and diversity in the academic study. It provides a new perspective to understand emerging gold problems. It gives equal importance to the experience of developed and developing countries. ये कहते हैं कि ये बिल्कुल equally treat करते हैं
डेवलपिंग कंट्रीज़ को एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ को उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं. इट मेक्स द इंटरनेशनल रिलेशंस अ डायनामिक सब्जेक्ट. 4. कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सम्माननीय बहस. दिस आइडिया चैलेंजेस द वेस्टर्न सेंट्रिक थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. जो भी होता है उसको ये चैलेंज करती है, यानी कि कहती है दैट द थिंग यू आर सेइंग इज़ नॉट ट्रू. इट एम्फसाइजेज द इंक्लूजन ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम, यहाँ के अंदर जो भी एक्सपीरियंस दिए गए हैं वो एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका सबको ये दिया गया है. इट एनालाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कि जो है भारत आज़ाद होने से पहले कैसा था, आज़ाद होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये यहाँ पर इसने बताया है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. So the next question is, discuss India's contribution to the non-Western perspective of international relations. What is beyond Eurocentrism? Discuss the non-Western perspective of international relations. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर परिचित दृष्टिकोण में भारत की योग्यता पर चर्चा करें. Beyond Eurocentrism क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गैर परिश्रमी परिप्रेक्ष्य पर चर्चा कीजिए. ओके, कंसेप्ट ऑफ बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म. यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है? बियॉन्ड द यूरोसेंट्रिज्म मीन्स नॉट लिमिटिंग द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस टू एनी यूरोपियन एक्सपीरियंसेस, यानी कि सिर्फ यूरोप तक ही नहीं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की सीमित को रखना कि हम तो बस यही तक रखेंगे, नहीं, उससे आगे भी बढ़ाना. ठीक है, दिस अप्रोच बिलीव्स दैट टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल पॉलिटिक्स, पूरी दुनिया को समझने के लिए, उनके द वे ऑफ वर्किंग के लिए, इट इज़ इसेंशियल टू इंक्लूड द हिस्ट्री, कल्चर एंड ideas of non-Western societies. It challenges the universality of Western theories and it emphasizes the pluralistic and inclusive studies. ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, ये है परिश्रमी सिद्धांतों में सार्वभौमिकता को चुनने देता है, बहुलवादी और समावेशी अध्ययन पर बोली कर देता है. नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर परिश्रमी दृष्टिकोण. The non-Western perspective places the experiences of colonialism and imperialism at the center. कि कैसे उन्होंने colonialism सफ़र किया था. It gives importance to not only to the state but also the civilization, culture and moral values. ये सिर्फ एक जो है लीडर को नहीं, बल्कि they also protect and care about their consumers, यानी कि जो पर्सन उनके साथ रह रहे हैं, उनकी प्रजा, अगर एक आसान भाषा में. इट हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़. ये अपनी, जैसे हम इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, राइट, तो जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं तो उस दौरान हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए अपने उद्देश्य को पाने के लिए. टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना. इट प्रेजेंट्स ऑल्टरनेटिव्स मॉडल्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन. डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन उनको ध्यान से करनी पड़ती है इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए. ऐसे ही रशिया और इंडिया अच्छे दोस्त नहीं बने हैं वॉर के टाइम पे. समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ. इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, गैर पश्चिमी दृष्टिकोण में भारत की योगदान क्या क्या रहेगी. इंडिया प्रेजेंटेड अ मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थ्रू द नॉन अलाइन मूवमेंट. इंडिया ने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया. द पेंशील प्रिंसिपल स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस. पीसफुल एग्जिस्टेंस के वर्ड को पेंशील प्रिंसिपल ने जो है इस्टेब्लिश किया. इंडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म एंड अपार्थाइड. जैसा आप सबको पता है इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा कॉलोनियल रूल के अंदर उन्होंने, हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सहन किया है. ठीक है, विकासशीलता देशों और आवाज़ों के वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया.
ठीक है। मोरालिटी एंड आइडियलिज्म वर मेड पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। इंडिया रिप्रेजेंटेड द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द ग्लोबल मंच। ग्लोबल मंच यानी कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो जो हमारी कम्युनिटीज़ ग्रो कर रही थी। इंडियाज़ इंटेलेक्चुअल एंड ideational contribution. The concept of Vasudhavi Kutumbakam in ancient Indian thought, elements of realistic diplomacy in Kautilya's Arthrashtra, promotion of South-South cooperation in contemporary times, India's active role in the reforms of global governance. ये कुछ points हैं जो इंडियाज़ इंटेलेक्चुअल और इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन को मिलकर बनाए गए हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, इवेल्युएट द रोल ऑफ सॉवरेनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल टू द इंटरडिपेंडेंस। वैश्विक परम्परिनिर्भरता संदर्भ के संप्रभुता की भूमिका का मूल्यांकन करें। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हाँ जी, तो आंसर क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस का पहले तो मतलब क्या होता है, यानी कि वैश्विक परस्पर निर्भरता का मतलब क्या होता है? ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस रेफर्स टू द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल इंटरकनेक्शंस अमंग द नेशंस। दो नेशंस के बीच में एक कनेक्शन होना कि इकोनॉमिकली वो एक दूसरे को ग्रो करना चाहते हैं, पॉलिटिकल उनके पास टेक्नोलॉजी क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। इंटरनेशनल ट्रेड, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इट्स फॉर्म इट्स फाउंडेशन। यहाँ से एक फाउंडेशन, नींव की शुरुआत होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनीज और वैश्विक संसाधनों का इसका प्रयोग आधार है। ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज एंड पेंडेमिक्स ट्रांसिट टू नेशनल बॉर्डर्स। यहाँ पर जो ग्लोबली सबको एक चैलेंज फेस करना पड़ता है वो क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक्स का है। ठीक है, तो जो है लोगों को कहा गया दैट घर पे चले जाओ, गांव में चले जाओ, दिस इज़ नॉट सेफ, बट वहीं पर हम खड़े रहे, हमने डटकर सामना किया। रोल ऑफ सॉवरेनिटी इन ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस। वैश्विक परस्पर निर्भरता में संप्रभुता की भूमिका। सॉवरेनिटी इज नो लॉन्गर एब्सोल्यूट इंटरडिपेंडेंस बट हैज़ बिकम अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहते हैं कि भी जो सॉवरेनिटी है वो पहले की तरह एक इंसान का काम नहीं रह गया है, क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो पीछे पड़ा रहता है, सारी काम करवाता है, नहीं। ठीक है, आज उनको शेयर ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब पता है। नेशंस आर ऑब्लिग टू कंप्लीवाई विद द इंटरनेशनल रूल्स एंड ट्रीटीज। इकोनॉमिक डिपेंडेंस इन्फ्लुएंसेस द सॉवरेन डिसीजन मेकिंग। द इमोशनल इंस्टीट्यूशंस इम्पैक्ट द नेशनल पॉलिसीज। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बांधकों के अध्ययन में भारत की योगदान। इंडिया प्रेजेंटेड अ अल्टरनेटिव इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दैट नॉन अलाइन मूवमेंट की मदद से उन्होंने एक रिप्रेजेंट किया जब तक किसी ने नहीं बताया था। एम्फसाइज्ड सोवरेन इक्वालिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। provided ideological support to the anti-colonial struggle, brought the problems of developing countries into an international discourse। ये अगर वो अप्लाई करते हैं तो लगता है कि पहले तो एक ही बर्बाद होनी थी, अब दोनों होंगी। ठीक है, लिंक्ड मोरालिटी एंड आइडियलिज्म विद द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज रोल इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका का महत्व। भारत ने दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित किया, प्रोमोटेड साउथ कोऑपरेशन हमने किया, प्लेड अ रोल इन द ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, हमने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हाँ जी, बैलेंस और सॉवरेनिटी एंड कोऑपरेशन थ्रू द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पावर इन द एरा ऑफ द गोल्डन इंडिपेंडेंस। ठीक है, हाँ जी, तो ओके तो स्टूडेंट्स, हम 8th क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ वो 3 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। ठीक है,
जिनका ना आपके जो 3 क्वेश्चंस जिनकी मदद से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इंटरडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो भी आपको इन 10 क्वेश्चंस की मदद से सिखाया गया है उससे आप इंटरडिपेंडेंस को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज define in relation to the concept, your second question is in relation to the concept define neoliberalism का आपने मीनिंग बताना है। एंड your third question is when did the first and second world war happen, ये फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर द क्लाइमेट एंड नेगोशिएशन चेंज, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और वर्तमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसारों का महत्व पर चर्चा कीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर क्लाइमेटिक चेंज नेगोशिएशंस, यानी कि जलवायु परिवर्तन बर्ताव के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रथमों का अर्थ। International efforts refers to the collective agreement and negotiations undertaken various countries to address a climate change. एक climate change करने के लिए 2 कंट्रीज़ ने हाथ मिलाया, नेगोशिएट किया कि ठीक है हम ये कर देंगे। इंडिया और यूएई के बीच में हो गया कि हम आपको देके द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंटिन्यूज ऑन क्लाइमेट चेंज is one of the key platforms and under efforts. The objective of these efforts is to reduce the carbon emission and promote sustainable development for yes, ठीक है। हाँ जी। सेकंड यानी कि दूसरा, यानी कि जलवायु परिवर्तन में वर्तमान का महत्व। दे फोस्टर अ सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ग्लोबल प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम वो जो है एक सब मिलकर अगर जो सामना करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू वैनिश क्विकली, ठीक है। प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़, दोनों के बीच में रिलेशन बनाना। फैसिलिटेट अरेंजमेंट्स फॉर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। Establishing international standards and regulations for the environmental protection and helping ensure a safe living environment for the future generation, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल गवर्नेंस, यानी कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन पर परिभाव। क्लाइमेट चेंज हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबल governance. It strengthened the role of international institution and platforms, जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है हमारी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स को। एनवायरनमेंट हैज़ बिकम अ की पार्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़, ये की पार्ट चेक करना डेली जो है एक जो टारगेट बन गया है हमारा, ठीक है। प्रोमोटेड कोऑपरेशन एंड मल्टीटेरियलिज्म अमंग स्टेट्स, इंक्रीज द रोल ऑफ नॉन स्टेट actors such as NGOs and scientific organizations. Challenges और limitations, यानी कि चुनौतियाँ और सीमाएं क्या रही। Conflicts between person as interest of developing countries. 2 persons हैं, दोनों ही जाके आ चुके हैं, लेकिन जो उन्हें पता होता है differences, they take time figuring it out all this. Not all countries comply equally with agreements. सभी की सभी जो ये countries हैं वो कहा हुआ हमेशा नहीं करती है कि अगर इन्होंने कह दिया कि 10 दिन तक या फिर 2 महीने तक हमें चपाती नहीं खानी तो हम नहीं खाएंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप लोगों ने इसे लिटरल सेंस में नहीं लेना है। हाँ जी, ठीक है। तो नॉट ऑल कंट्रीज कंप्लाई विद एग्रीमेंट, यानी कि सभी देश सामान्य रूप से समझौता पा नहीं लेते हैं। बैलेंसिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिमेन्स द चैलेंज। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल समटाइम्स एक्ट्स एज अ बैरियर। एनालाइज द मार्केट परस्पेक्टिव ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर मार्गदर्शित दृष्टिकोण पर विश्लेषण कीजिए। चलो भाई,
हाँ जी, मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी से हम शुरू करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिस्ट perspective in the international relations. The Marxist perspective is based on the idea of Karl Marx. It analyzes the international relation in the concept of capitalism and struggle. यानी कि struggle और capitalism होने के बावजूद भी ये they used to express their love towards each other. It suggests that it is seen as representative of the ruling class interest. Global politics is influenced by the economic of structure. Key features of the Marxist perspective on the international reasons. क्या क्या हो सकते हैं? The international system is worst as unequal and exploitative. बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट उनको किया जाता है, बहुत ज़्यादा अनफेयर बिहेवियर उनके साथ किया जाता है. एम्प्लॉयज़ ऑन अन अनइक्वल रिलेशन बिकम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़. इनकी मदद से वो डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ बनती हैं. इम्पीरियलिज्म इज़ कंसिडर्ड एन इनएविटेबल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म. ठीक है, हाँ जी. बहु कंपनी की भूमिका को शोषण में के माध्यम में रूप में देखा गया है. यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर सीन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. कि कैसे दे यूज टू क्लेम द अदर वे अराउंड बट नाउ दे आर द वंस डूइंग द dirty work. International conflicts are considered driven by the economic interest. Critical evaluation of Marxist perspective यानी कि मार्गदर्शित दृष्टिकोण और आलोचनात्मक मूल्यांकन. इट अंडर एस्टिमेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी. उसका मानना है कि इनको मतलब ही नहीं पता कि जब आप फ्री होते हो तो कैसा फील होता होगा. एट्रीब्यूटिंग टू कन्फ्लिक्ट ऑल the economic cause as seen as oversimplification. Nationalism and cultural factors are often ignored. Nevertheless, it helps in understanding the global inequalities. Key factors in peace building in post-conflict societies. Economic construction and employment generation. ठीक है, unemployed generation, establishment of social justice and equality. ठीक है, political inclusion and building demonstrating situations, process of truth and reconcile, role of international and cooperation. These are some things which are very important for peace among two countries. लूका link between Marxist perspective and peace building. यानी कि वो एक link है, that is लूका, link, not लूका, link. Both emphasis addressing the structural inequalities. Economic justice as seen as the foundation of lasting peace. Exploitation and inequality are considered root cause of the conflict. root cause of conflict ही exploitation और inequality था. ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है. ठीक है, बार बार पूछा जाएगा. इस बार क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट. राइट अ ब्रीफ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. हमने शॉर्ट फॉर्म लिखना है किस पे? यूरोसेंट्रिज्म. ठीक है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर लिखना है हमने. आइडियलिज्म और वॉर एंड पीस के ऊपर लिखना है, विच इज़ वेरी ईजी. यूरोपियज्म यानी कि यूरोटिसिज्म इज एन अप्रोच इन विच इंटरनेशनल रिलेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री are primarily through the experiences and values of Europe western culture. ये क्या कहता है कि वो अंदर जाता है और फिर वो पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाए. एंड द पर्सन जो ध्यान लगा के बैठा हुआ था, ही स्टैंड्स एंड टेल्स हिम दैट you are not the only one here. ठीक है, यूरोप इज कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ मॉडर्निटी, प्रोसेस एंड नॉलेज. द एक्सपीरियंस ऑफ Asia, Africa and Latin America are often neglected. The impact of colonialism are frequently overlooked. ये कि आज भी कैसा भी एक्ट जो है they married because of the they were forced. In contemporary times it is regained as a limited and biased perspective. मैं इस चीज़ को नहीं मानता. That's what he says. Human beings are fundamental right that every individual has entitled to them through बर्थ के बाद आप उस इंडिविजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड यू जस्ट फील लाइक यू कांट गो एनीवेयर विदाउट देम. दीज इंक्लूड द राइट्स ऑफ लाइफ टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी. और यही चीज़ हमारी यहाँ पर काम आती है. दे आर कंसीडर्ड यूनिवर्सल एंड इंडिविजिबल. ठीक है, and the United Nations has issued various declarations to protect human rights. The international relations human
rights have been significantly major on political issue. Idealism क्या होता है, यानी कि आदर्शवाद. Idealism is an important theory in international relations. It views humans nature as fundamentally more and कोऑपरेटिव यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को इंडिया के अंदर दिखाया गया है. एम्फसिस पीस एंड कोऑपरेशन ओवर वॉर, रिकग्नाइजेस द स्मॉल ऑफ international law and institution. Its significance grew First World War. I thought it faced the criticism due to the practical limitations. अब war और peace यानी कि युद्ध और शांति. War and peace are central themes in the international. भाई central theme है, बहुत सारी चीज़ें इसकी रिवॉल्व घूमी है. War repeats an armed conflict between states. Peace is not merely the absence of war but a stable and just order, कि आपने बस बैठ के ऑर्डर देना है. Theories of international relation study the cause of war and methods to achieve peace. In modern times, special emphasis is given to the peace building and conflict resolution के बीच में ये सब दिया जाता है. ठीक है. युद्ध और शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के केंद्रीय विषय में है. युद्ध राज्यों के बीच सशस्त्र संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है. शांति केवल युद्ध का अनुभव नहीं बल्कि फिर स्थिर और निरपुण व्यवस्था का है. अंतर्राष्ट्रीय के लिए सिद्धांत युद्ध के कारणों और शांति के उपायों का अध्ययन करे हैं. आधुनिक समय में शांति स्थापना और संघर्ष समाधान पर विशेष बदल दिया गया है. टिप्पणी कीजिए. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के 10 क्वेश्चन हमारी कंप्लीट होते हैं. बहुत ही ज़्यादा आसान है. वीडियो को दोबारा देखो, नोट्स को दोबारा देखो. ठीक है, यहीं से आएगा. मैंने ये एक मीडिया इन हिस्ट्री चैप्टर देखा था. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम जो आप पढ़ा रही थी वही आया था. ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं जो आपको भी पढ़ा रही हूँ वो भी आपके एग्ज़ाम में आए. तो ध्यान से इस वीडियो को आपने पूरा देखना है. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.